अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। जैसा कि बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था सेल साइकिल का जो फेज़ माइटोटिक फेज़ है, उसकी एक हमने टाइप स्टार्ट की हुई थी माइटोसिस। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने माइटोसिस उसका ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन देखा था। और उसके बाद नेक्स्ट वन हमने उसके प्रोफेज़ और मेटाफेज़ जो फर्दर दो फेजेस हैं माइटोसिस के जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है, न्यूक्लियस की डिवीजन का प्रोसेस है, उसमें से हमने प्रोफेज़ और मेटाफेज़ को डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा लेक्चर एनाफेज़, टीलोफेज़, यहाँ तक हमारे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई और उसके बाद साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में कैसे होती है और प्लांट्स में कैसे होती है, इन सब टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। एनाफेज़ क्या है बेटा? इसको मोस्ट क्रिटिकल फेज़ कहा जाता है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है माइटोसिस का। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, एनाफेज। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ क्रोमोसोम जो है उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। क्रोमोसोम डबल हो चुके थे एस फेज के अंदर, अब उनकी जो डिवीजन हम कर रहे हैं वो इक्वल डिवीजन लाजमी होनी चाहिए, वगरना अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई डिवीजन के दौरान, तो जो डीएनए उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसके आगे फर्दर डिवीजन है वो सही तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकेगी, और जो हमारे पास सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स होंगे। उनका डीएनए क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डीएनए की तरफ से जो मैसेज इनकोड होगा वो सही तरीके से नहीं हो सकेगा। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू क्रोमोसोम के जरिए डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली डिवाइड किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये मोस्ट क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर यहाँ पर होता क्या है बेटा? इसमें होगा ये कि जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, ये जो आपको रेड कलर में फाइबर्स नजर आ रहे हैं, इसको ऑलरेडी हमने नाम दिया था काइनेटोकोर फाइबर्स का। काइनेटोकोर फाइबर्स, ये काइनेटोकोर फाइबर्स क्या करते हैं? दे पुल क्रोमोसोम टुवर्ड देयर पोल्स। ये क्या करते हैं? इन क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ, अपने अपने साइड्स की तरफ क्या करते हैं बेटा? ये पुल करते हैं। समझ आ गई है? काइनेटोकोर फाइबर्स क्या करते हैं? इन्हीं क्रोमोसोम को पुल करते हैं, एक दूसरे से दूर खींचते हैं। तो पहले ये जो क्रोमोसोम थे ये किस शक्ल में थे, जरा इस फेज को भी हमें समझना चाहिए। तो हमने देखा था इसके दो बाजू थे, दो क्रोमाटिड थे, और ये दोनों क्रोमाटिड एक सिंपल प्रोटीन के जरिए जुड़े हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन। तो यहाँ पर एक काइनेटोकोर प्रोटीन है और यह इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया हुआ था? सेंट्रोमियर का नाम दिया हुआ था। ये हमारे पास बेटा सेंट्रोमियर है। अब जो प्रोटीन इन दोनों क्रोमाटिड को जोड़ के रखती है, उस प्रोटीन को वहां पर क्या किया जाता है? प्रोटीन ब्रेक डाउन की जाती है। यहाँ पर प्रोटीन की बेटा क्या होगी? प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी, प्रोटीन ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर उस प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है जो दोनों क्रोमाटिड को जोड़ के रखती है। तो एनाफेज के दौरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक आप दोनों क्रोमाटिड्स को अलग नहीं करेंगे तब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकेगी। तो वो प्रोटीन जो इन दोनों क्रोमाटिड को जोड़ के रखती है, सबसे पहले उसे ब्रेक किया जाता है ताकि दोनों क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट हो सकें। फिर उसके बाद क्या होगा? काइनेटोकोर फाइबर्स अपने अपने पोल्स की तरफ कंट्रैक्ट करेंगे। ये जैसे ही कंट्रैक्ट करेंगे तो प्रोटीन चूंकि अब खत्म हो चुकी है, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ अकेला ये जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, सिर्फ इन्हीं का काम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कुछ कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्टाइल या हम सिंपल कह सकते हैं मोटाइल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो मूव करवाने के लिए, हरकत करने के लिए, कंट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी यहाँ पर अपना साथ साथ रोल प्ले कर रही होती है। इसके अलावा जो हमारे पास एटीपी है, एटीपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। और लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस हुई है कि एक क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स को अपने अपने पोल्स की तरफ लेके जाने के लिए, या एक क्रोमोसोम को अपने अपने पोल्स या एंड की तरफ लेके जाने के लिए, वन क्रोमोसोम के लिए बेटा तकरीबन 30 एटीपी इस्तेमाल होते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जहां पर क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तीन चीजें रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पर: कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, काइनेटोकोर फाइबर्स और साथ साथ एटीपी। एक क्रोमोसोम को अपनी साइड की तरफ लेके जाने के लिए तकरीबन 30 एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, जहाँ से इवॉल्व हुए हैं, असल में ये अटैच हुए थे किसके साथ?
हमारे पास सेंट्रियोल के साथ, तो ये उसी सेंट्रियोल की तरफ कंट्रैक्ट होंगे। फिर इसी तरह ये क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास क्रोमाटिड हैं, दोनों क्रोमाटिड, इन दोनों क्रोमाटिड को एक दूसरे से पुल करेंगे, एक दूसरे से दूर खींचेंगे। पहले यहाँ पर एक प्रोटीन थी, जैसे ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये दो हमारे पास है और एक प्रोटीन ने इन दोनों को जोड़ा हुआ था। तो सबसे पहले हमने यहाँ सेंट्रोमेयर पोजीशन पे उस प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाई है, ताकि इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक हो सके, और इधर से खींचा है एक काइनेटोकोर फाइबर ने, दूसरे ने इधर खींचा है, तो ये अपोजिट पोल की तरफ दोनों क्रोमोसोम जा रहे हैं। पोल्स कहते हैं एंड्स को, अपने अपोजिट एंड्स की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा और यहाँ पर एक खास हमारे पास थ्रेड होता है, काइनेटोकोर फाइबर ये होता है, खास किस्म का यहाँ पर थ्रेड होता है, कंट्रेक्टाइल फाइबर हम उसे कहते हैं। ये कंट्रेक्टाइल फाइबर भी यहाँ पर अटैच होता है, और ये किसको अटैच करके रखता है, दो क्रोमाटिड्स को। तो यहाँ पर ये जो कंट्रेक्टाइल फाइबर है, इसका भी यहाँ पर रोल होता है क्रोमोसोम को अपनी साइड की तरफ जाने के लिए। अब ये फाइबर, ये जो धागा है, ये क्या करता है बेटा, इसके अंदर ये सलाहियत होती है इस तरह कंटैक्ट करने की, ऐसे कंटैक्ट करने की। ये ऐसे कंटैक्ट करेगा तो इससे एक फोर्स मिल जाएगी क्रोमाटिड्स को अपने अपने पोल्स की तरफ जाने में। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक थ्रेड है, ये थ्रेड भी साथ साथ अपने क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। ठीक हो गया बेटा। जैसे ये मेरे पास है ना, ये इस तरह दो क्रोमाटिड हैं, इनके दरमियान ये धागा है, क्लियर, ये इस तरह। अब ये धागा क्या करेगा, इन दोनों को अलग अलग करने में, इस तरह इसके अंदर मूव करने की सलाहियत होती है। दोनों धागों को अपनी अपोजिट साइड पे क्या करता है, पुश करता है। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की सेग्रेशन होती है, या जो उनके सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उनकी अलैदगी होती है, और इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहे हैं काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये थ्रेड है, और इसके अलावा कुछ मोटर प्रोटीन होती हैं जो क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करती हैं, और यहाँ से क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था बेटा, जिसको हम कहते हैं एनाफेज। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा बेटा, टीलोफेज के अंदर क्योंकि अब क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स, ये जो क्रोमाटिड्स हैं, क्रोमाटिड, इन क्रोमाटिड को अपने अपोजिट पोल की तरफ फुली कंट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये क्रोमाटिड इतना ज़्यादा खींच चुके होते हैं, इतना ज़्यादा खींच चुके होते हैं क्रोमाटिड को, तो ये अपने अपोजिट पोल्स तक उनको पहुंचा देते हैं। तब हम कहते हैं अब फेज कौन सा स्टार्ट हो गया, टीलोफेज स्टार्ट हो गया। टीलोफेज के दौरान ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब क्रोमोसोम अपने अपोजिट एंड्स की तरफ जा चुके हैं। अब जो मेन स्टेप ये होगा कि वहां जाने के बाद जो प्रोसेस यहाँ पर हेल्ड होगा वो ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दोबारा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी, क्रोमोसोम दोबारा थ्रेड्स की फॉर्म में या क्रोमाटिन की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, और ये जो धागे हैं ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे, जिनको हमने स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर फाइबर, एस्ट्रल, जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा ये क्या हो जाएगी, दोबारा रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, रीऑर्गेनाइज दोबारा बन जाएगी ये। और इसके अलावा और क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पर जो हमारे पास क्रोमोसोम बने थे कंडेंसेशन से, क्रोमोसोम दोबारा क्रोमाटिन की शक्ल में चले जाएंगे, क्रोमाटिन की शक्ल में। और इसके अलावा ये जो थ्रेड्स हैं जिन्होंने क्रोमोसोम की अब डिवीजन कर ली है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स क्या होना शुरू हो जाएंगे बेटा, डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा स्टेप है जो बिल्कुल इट इज़ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ये प्रोफेज के बिल्कुल उलट प्रोसेस है। वहाँ पर ये हुआ था न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हुए थे, यहाँ न्यूक्लियोलाई रीअपेयर हो जाएगा। वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई थी, डिसरप्ट हो गई थी, टूट गई थी, यहाँ पर दोबारा रीऑर्गेनाइज हो चुकी है। वहाँ क्रोमाटिन कंडेंस हुआ था और उसने क्रोमोसोम बनाए थे, यहाँ पर क्रोमाटिन जो है, जो क्रोमोसोम है, दोबारा रिकंडेंस होने के बाद उन्होंने क्या बना दिया, क्रोमाटिन बना दिया। ठीक हो गया बेटा। अब जो वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बने थे जिन्होंने क्रोमोसोम को डिवाइड करना था, वो स्पिंडल फाइबर धागे भी क्या हो जाएंगे बेटा, डिसअपियर हो जाएंगे। और हम कहते हैं कि अब हमारे पास ये कौन सी स्टेज पहुँच चुकी है, टीलोफेज पहुँच चुकी है। तो टीलोफेज प्रोफेज का बिल्कुल बेटा क्या है, ये रिवर्स है। समझ आ गई है। तो इस डायग्राम से आप देख रहे हैं ये हमारे पास दोबारा जो चीज़ बन रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा आप यहाँ पर ये थ्रेड्स जो हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं, ये ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएंगे बेटा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। और अपोजिट साइड पे जाने के बाद ये क्रोमोसोम दोबारा लूज थ्रेड्स या क्रोमाटिन की शक्ल में आना शुरू हो जाएंगे।
क्रोमाटिन की शक्ल में, और इसके अलावा दोबारा यहाँ पर न्यूक्लियोलाई अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो तब हम इस स्टेज को बेटा क्या कहते हैं, टीलोफेज कहते हैं कि ये अब टीलोफेज है। यहाँ तक जितनी भी क्रोमोसोम थे उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। हम जिसको सिस्टर क्रोमाटिड कह रहे हैं हम उसको क्रोमोसोम कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हम क्रोमाटिड का कंसेप्ट यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि असल में ये भी क्रोमोसोम है और ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम यहाँ सेंटर से ब्रेक हुआ था और इसके क्रोमाटिड, जिनको ये दो बाजू जो है ना इनको क्रोमाटिड कहा जाता है, ये दोनों अलग हुए थे, लेकिन क्योंकि एक दूसरे की रेप्लिका है, कॉपी है, तो हम इनको ये कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम आपको पता है कि हमने सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बुनियाद पे हमने कहना होता है। तो ये इस तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल है। यहाँ तक जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस था, न्यूक्लियस की डिवीजन का प्रोसेस था, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की थी कि एक सेल के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा उसका न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की डिवीजन तो यहाँ तक टीलोफेज तक कंप्लीट होती है। अब सेल क्या करेगा, अपने साइटोप्लाज्म की डिवीजन करेगा, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को बेटा क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात ये सुन लें कि हमने एफएससी लेवल पर पढ़ा है कि माइटोसिस के दो आगे फर्दर स्टेप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कि माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और इसके अलावा जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करते हैं। लेकिन ये बात ये डिफरेंट है, हायर लेवल पर जब आप जाएंगे तो माइटोसिस असल में कैरियोकाइनेसिस है, माइटोसिस न्यूक्लियस की डिवीजन है, माइटोसिस सेल की डिवीजन, जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं है। साइटोप्लाज्म की डिवीजन एक अलग फेज है जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आप एफएससी लेवल तक इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो साइटोकाइनेसिस को फिर वो माइटोसिस के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो माइटोसिस का ही प्रोसेस है। लेकिन अगर आप हायर लेवल की बात करेंगे तो साइटोकाइनेसिस एक अलग स्टेप है, इसमें साइटोप्लाज्म और पूरे का पूरा सेल जो है वो आगे क्या करता है, डिवाइड करता है। तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल्स में और प्लांट्स में डिफरेंट है। अब देखें, हमने सिंपल टीलोफेज तक पढ़ लिया है कि दोबारा न्यूक्लियस बन जाएगा, क्रोमोसोम थ्रेड्स की फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमारे ये दो डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ तक माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या है कि सेल को दो हिस्सों में इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। सेल के पास साइटोप्लाज्म वगैरह भी होता है, तो जिस तरफ न्यूक्लियस दोबारा ग्रो करेंगे या जिस तरफ दोबारा ये रीऑर्गेनाइज होंगे न्यूक्लियस वगैरह, तो ये इन न्यूक्लियस के गिर्द क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है उसको भी इंश्योर किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जो हमारे पास प्लांट्स सेल हैं उनके पास तो सेल वॉल होती है, तो वहाँ पर इसलिए प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। जो एनिमल सेल है इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर जिस तरीके के जरिए होता है उसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो के जरिए यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस अकर होता है। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना, फरो का मतलब होता है दराड़। एक दराड़ सी पड़ जाएगी सेल के अंदर जिसकी वजह से सेल दो हिस्सों में टूट जाएगा। कहने का ये सिंपल मतलब है कि एक दराड़ सी बनेगी और फिर सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब वो क्लीवेज फरो कौन बनाता है बेटा, यहाँ पर क्लीवेज फरो जो बनती है ना वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से बनती है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से, यानी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ेगी और फिर जाकर क्लीवेज फरो बनेगी। अब ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन किसकी वजह से बनती है, कुछ खास प्रोटीन होती हैं जिनको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इनमें से कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन। और मायोसिन की क्लास 2 ये प्रोटीन, मायोसिन की फर्दर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो ये मायोसिन की जो क्लास 2 टाइप है ना ये, और एक्टिन प्रोटीन, इनकी वजह से यहाँ पर सेंटर के अंदर क्या है कि एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनती है, एक रिंग सी बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो एक रिंग सी अपेयर होगी यहाँ पर ऐसे, और ये इसको हम कहते हैं ये कंट्रैक्टाइल रिंग है, ठीक है। इस रिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ जो प्रोटीन इकट्ठी हो रही है कंट्रैक्ट होने की सलाहियत है, ये क्या करेंगे मेम्ब्रेन को कंट्रैक्ट अंदर की तरफ इसको इन्वेजिनेट दबाना शुरू कर देंगे। यहाँ से भी जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है ये भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाती है, और इधर से भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसा पॉसिबल क्यों है, तो ये याद रखना है बेटा, क्लीवेज फरो जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही है ना ये इन प्रोटीन की जैसे हो रही है, एक्टिन और मायोसिन, जो कि यहाँ पर सेंटर में रिंग, सेंट्रल रिंग जिन्होंने बनाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि इधर
इन्हीं कंट्रेक्टाइल प्रोटीन की क्या बनती है बेटा, सेंट्रल रिंग बनती है। और इसी सेंट्रल रिंग की वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये सिंपल इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट हो रही है, और इन्वेजिनेशन के बाद ये इन्वेजिनेट अंदर की तरफ डीप होना शुरू हो जाएगी, ये इन्वेजिनेशन ये अंदर की तरफ ऐसे मजीद गहरी होना शुरू हो जाएगी मेम्ब्रेन, और देखते ही देखते आपस में फ्यूज़ होकर सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की वजह से एक दरार सी जो पड़ी है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो बनी है। तो ये क्लीवेज फरो बनी है। इस तरह हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस का अमल है एनिमल्स के अंदर, ये कंप्लीट होता है और सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ पर सवाल एक पैदा ये होता है कि इसकी पोजीशन कैसे यहाँ पर जो है वो मैयर होती है। हमें कैसे पता होता है कि क्लीवेज फरो यहाँ पर बनेगी, वो किसी और एंगल से, किसी और एक्सिस से इसको यहाँ पर क्यों नहीं कट करती। तो उसका आंसर सिंपल ये है कि मेटाफेज में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था मेटाफेज प्लेट का, मेटाफेज प्लेट का, जिसके बारे में हमने देखा था कि क्रोमोसोम को इक्वेटर या सेंटर के अंदर क्या किया गया बेटा, अरेंज किया गया। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये जहां पर मेटाफेज प्लेट बनती है, जहां मेटाफेज प्लेट बनेगी वहां पर एक सिग्नल आएगा हमारी इन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन को, जिनका नाम एक्टिन और मायोसिन है, ये वहां इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। क्रोमोसोम जहां पर मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं, अब वो अपनी जगह से हटेंगे और वहां पर उसकी जगह रिप्लेस करेंगे कौन से, एक्टिन और मायोसिन। तो ये एक्टिन और मायोसिन को असल में जो सिग्नल मिला है वो मेटाफेज प्लेट की वजह से मिला है। फिर वो वहां पर इकट्ठी हुई है और उन्होंने कंट्रेक्टाइल रिंग बनाई है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है, आपस में यहाँ पर फ्यूजन हुई है और सेल को दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये सेंटर के अंदर ही ये क्यों कट रहा है, इसके अलावा किसी और एंगल से क्यों नहीं कटता, क्योंकि क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज किया गया। क्रोमोसोम को सेंटर में क्यों अरेंज किया गया, इसी वजह से अरेंज किया गया ताकि बराबर की फोर्स लगे और इक्वली हम क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकें। जेनेटिक मटेरियल अगर इक्वली डिवाइड नहीं होगा तो बनने वाले जो सेल्स हैं वो डिफेक्टिव हुए और उससे कैंसर होने के चांसेस या डिफेक्टिव सेल जो आगे फर्दर काम नहीं कर सकेंगे, इमेच्योर सेल बनना शुरू हो जाएंगे, ट्यूमर बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये इस तरह सिंपल साइटोकाइनेसिस का अमल जो है ये कंप्लीट होता है एनिमल्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है। तो ये तो सिंपल सेल मेम्ब्रेन के लिए था ना, जिन सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है तो साइटोकाइनेसिस का अमल उनमें ऐसे होगा। प्लांट्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए होता है, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। ये एक सेंट्रल एक डिस्क की तरह की स्ट्रक्चर है जो किसकी वजह से बनती है, ये वेजिकल्स की वजह से बनती है, थैलियों की वजह से बनती है। ये वेजिकल्स कहाँ से आती हैं, गोल्जी अपरेटस से, गोल्जी अपरेटस से खास किस्म की वेजिकल्स आती हैं और वही वेजिकल एक डिस्क बनाती है, उस डिस्क को हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। वही फ्रेगमोप्लास्ट सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब गोल्जी अपरेटस किस तरह, गोल्जी अपरेटस किस तरह जो है वो वेजिकल्स बनाती है। गोल्जी अपरेटस के पास जो खुद वेजिकल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट का ओरिजिन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपरेटस, वेजिकल्स इकट्ठी होंगी, डिस्क बनाएंगी, उस डिस्क को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे। अच्छा, ये फ्रेगमोप्लास्ट भी कहाँ पर बनेगी, जहां पर खास तौर पर मेटाफेज प्लेट बनी है, मेटाफेज प्लेट, ठीक है, वहां पर ये डिस्क बनती है। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट खास तौर पे सेल वॉल बनाने का काम करती है, सेल वॉल बनाने का काम करती है, ठीक है, सेल के बाहर सेल वॉल बनाने का काम करती है। अब वो प्रोसेस कैसे होता है, देखिए सेंटर के अंदर आपको पता है कि यहाँ इक्वेटर के अंदर या सेंटर के अंदर ये मेटाफेज प्लेट बनी थी, क्रोमोसोम को यहाँ सेंटर में अरेंज किया गया था। अब क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की तरफ आ चुके हैं, फिर जहाँ पर सेंटर के अंदर ये क्रोमोसोम आए थे वहाँ पर अब क्या होना शुरू हो जाएगा कि गोल्जी वेजिकल्स, गोल्जी अपरेटस से आने वाली थैलियाँ ये सेंटर के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है बेटा। फिर क्या होता है, ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, ये सारी की सारी जो थैलियाँ हैं ना ये फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगी, इस तरह इनके दरमियान फ्यूजन होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि जो गोल्जी अपरेटस की थैलियाँ होती हैं इनके अंदर स्टिकी सेक्रेशन भी होती है, ठीक है। ये स्टिकी सेक्रेशन ये यही इसी मटेरियल से जो गोल्जी वेजिकल के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा फिर किस में कन्वर्ट हो, यहाँ सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी और इस साइड से भी क्या बनना शुरू हो जाएगी, ये सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी और दरमियान में ये जेल की तरह की जो लिक्विड है ये लेयर बन जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, और उसके दरमियान होती है ना मिडल लैमिला। ये फिर जेल की तरह की जो थैलियों के अंदर मटेरियल है ये जेली लेयर बन जाएगी जिसको हम मिडल लैमिला कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बाहर से ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हुआ क्या है सिंपल कि गोल्जी अपरेटस से वेजिकल्स आई हैं, वो वेजिकल्स फ्यूज हुई हैं
और फ्यूजन के बाद उन्होंने सेल वॉल बनानी शुरू कर दी। इस सेल की अलग सेल वॉल बननी शुरू हो गई, इस सेल की अलग सेल वॉल बनना शुरू हो गई, और दरमियान में जो वेजिकल के अंदर लिक्विड था उसने एक नई लेयर बना दी जिसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। लेकिन एक बात अब अगर गौर करें, फ्रैग्मोप्लास्ट के जरिए जो एनिमल के सेल डिवाइड करते हैं उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जेल की तरह का लिक्विड नहीं है, ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अगर वहाँ पर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू जेली लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मिडल लैमेला कहते हैं। तो ये जो हमें वेजिकल्स की वजह से यहाँ सेंटर में एक डिस्क बनी है, इसी डिस्क का नाम क्या है बेटा, ये पूरी डिस्क जो बनी थी अभी मिडल लैमेला से बनने से पहले, ये वेजिकल्स के इकट्ठे होने की वजह से इसको हमने नाम दिया था बेटा फ्रैग्मोप्लास्ट का। तो इस तरह फ्रैग्मोप्लास्ट प्लांट के सेल को डिवाइड करती है और क्लीवेज फ्रो एनिमल के सेल को डिवाइड करती है। तो यहाँ तक जो सेल डिवीजन का कंसेप्ट था, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस देखा कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है, और इसके अलावा साइटोकाइनेसिस को प्रोसेस को देखा है कि भाई उसका साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड हो रहा है। होप सो आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। माइटोसिस में हम कैसे कह सकते हैं कि जी क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल सेम रहती है, इसका आंसर भी आपको पिछले लेक्चर में मिल गया था। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे डिफरेंट होती है, ये कंसेप्ट भी आज हमारा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने ए माइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की भी जी फर्दर टाइप्स होती हैं, उनको भी हमने साथ साथ डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।